पार्ट 2 मजदूर ने खून जलाकर बनाया, कलेक्टर, न्याय के बाद क्या प्यार फिर जिंदा हुआ। पार्ट 1 पर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, खासकर 8 नेलेवावर 541 जी का, जिन्होंने पार्ट 2 के लिए एक बहुत ही शानदार आइडिया दिया। तो आज का यह वीडियो उन्हीं को डेडिकेट है। दोस्तों, पार्ट 2 देखने से पहले आइए जरा पार्ट 1 की एक दर्द भरी झलक देख लेते हैं। एक अमीर बाप की बेटी आदित्य जो आलीशान जिंदगी छोड़कर अपने सपनों के लिए निकली थी, और एक गरीब मगर दिल का सच्चा लड़का अर्जुन, जिसने अपने खून पसीने से आदित्य के कलेक्टर बनने का सपना सींचा। उसने अपनी भूख मारी, अपनी खुशियां बेची, अपने हाथों के छाले तक दांव पर लगा दिए, सिर्फ इसलिए कि आदित्य एक दिन अफसर बन सके। लेकिन किस्मत ने करवट ली। आदित्य कलेक्टर तो बन गई, मगर कुर्सी और रुतबे के नशे में उसने उसी अर्जुन को ठुकरा दिया जिसने उसे मंजिल तक पहुंचाया था। जिस प्यार ने उसे उड़ना सिखाया, उसी प्यार को उसने अपनी शर्म समझ लिया। अर्जुन का दिल टूटा, उसका घर टूटा, उसका भरोसा टूटा, और फिर शुरू हुआ न्याय का ऐसा चक्र जिसने आदित्य की पूरी दुनिया हिला दी। अर्जुन ने अपने दर्द को कमजोरी नहीं, ताकत बना लिया। वह गांव गांव की आवाज बना, जनता का नेता बना, और एक दिन उसी सिस्टम के सामने खड़ा हो गया जिसके लिए आदित्य ने उसे छोड़ दिया था। जब आदित्य और उसके रसूखदार पति के भ्रष्टाचार का सच सामने आया, तब अर्जुन ने निजी दर्द से ऊपर उठकर न्याय का साथ दिया। आदित्य की कुर्सी छिन गई, इज्जत मिट्टी में मिल गई, और उसे कानून के सामने झुकना पड़ा। तो दोस्तों, पार्ट 1 में आपने देखा एक मजदूर का प्यार, एक कलेक्टर का घमंड, और न्याय का वो पहिया जिसने सब कुछ बदल दिया। अब सवाल ये है, क्या पार्ट 2 में टूटा हुआ प्यार फिर से जिंदा होगा? क्या अर्जुन और आदित्य की राहें दोबारा मिलेंगी? आइए अब देखते हैं पार्ट 2। जिस दिन पुलिस आदित्य को लेकर गई, अर्जुन दूर खड़ा सब कुछ देखता रहा। उसके चेहरे पर ना जीत थी, न बदले की खुशी। भीड़ कह रही थी कि विधायक अर्जुन ने न्याय कर दिया, जिसने गरीबों का हक छीना उसे उसकी सजा मिल गई। लेकिन उस भीड़ के शोर के बीच अर्जुन के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा उतरता जा रहा था। वह रात अर्जुन अपनी कोठी में नहीं, अपने पुराने गांव के उसी टूटे हुए आंगन में जाकर बैठा जहां कभी उसकी मां चूल्हे पर रोटी सेंकती थी। आसमान बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस रात था जब आदित्य उसके साथ भाग कर आई थी। फर्क बस इतना था कि तब उसके पास गरीबी थी मगर दिल भरा हुआ था, और आज उसके पास ताकत थी मगर मन खाली था। समय आगे बढ़ा। अर्जुन अब सिर्फ विधायक नहीं रहा था। लोगों की लड़ाइयां लड़ते लड़ते वह प्रदेश का बड़ा चेहरा बन गया। किसान उसे अपना बेटा कहते, मजदूर उसे अपना सहारा मानते, और नौजवान उसे उम्मीद की तरह देखने लगे। उसके भाषणों पर भीड़ उमड़ती, उसके काफिले के आगे पीछे गाड़ियां चलती, अफसर उसकी बात सुनकर खड़े हो जाते। लेकिन रात के अंधेरे में जब सब आवाजें थम जाती, अर्जुन की जिंदगी में एक ही चेहरा बचता, आदित्य का। कई बार वह नींद से घबरा कर उठ बैठता। उसे सपने में आदित्य दिखाई देती, वही टूटा हुआ चेहरा, वही रोती आंखें, वही कांपती आवाज। अर्जुन, क्या सजा ही आखिरी न्याय है? क्या इंसानियत के लिए मेरे हिस्से में कुछ नहीं बचा? अर्जुन माथे पर पसीना लेकर जाग जाता। वह बरामदे में आकर घंटों बैठा रहता। उसे लगने लगा था कि उसने कानून का रास्ता सही चुना, मगर दिल के एक कोने में वह खुद से हार गया। उसने आदित्य को सजा दिलवाई, पर क्या उसने अपने भीतर के उस प्रेम को भी कैद कर दिया जो कभी बहुत सच्चा था? उसका दिल बार बार कहता, जिस लड़की को मैंने गिरने से बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई की थी, क्या उसके गिर जाने पर मैंने सिर्फ तमाशा देखा? क्या मैं इतना कठोर हो गया हूं कि मेरे अंदर की इंसानियत ही मर गई? दूसरी तरफ आदित्य की दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। नौकरी जा चुकी थी, नाम, पद, रुतबा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ छिन गया। विवान ने भी उससे नाता तोड़ लिया। जो लोग कभी उसके आगे पीछे घूमते थे, वही अब उसे पहचानने से बचते थे। जेल की सलाखों और बेइज्जती की आग ने उसके भीतर की घमंड की आखिरी परत भी जला डाली। कुछ समय बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई। सजा काटने और कई शर्तों के बाद आदित्य को सामान्य जीवन जीने का एक मौका मिला। लेकिन अब वह आदित्य मल्होत्रा IAS नहीं थी। वह एक साधारण औरत थी जो अपने अतीत का बोझ लेकर जी रही थी। उसने शहर छोड़ दिया। वह एक दूर दराज आदिवासी इलाके के छोटे से स्कूल में पढ़ाने लगी। वही आदित्य जो कभी बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बैठती थी, अब टूटी बेंचों वाले कमरे में बच्चों को हिंदी और गणित पढ़ाती थी। उसके पास अब कोई सरकारी गाड़ी नहीं थी, लेकिन वह हर सुबह बच्चों के बीच बैठकर उनकी कॉपियां जांचती और शाम को उनके लिए चौक अपने पैसों से खरीदती। उस स्कूल में एक छोटी सी बच्ची थी, सिया। सिया की आंखों में एक अजीब मासूम चमक थी। वह आदित्य से बहुत लगाव रखती थी। अक्सर पूछती, मैडम
आप कभी रोती क्यों हो? आदित्य मुस्कुरा देती, मगर भीतर से टूट जाती। उसे लगता जैसे भगवान ने सिया को उसकी जिंदगी में इसलिए भेजा है ताकि वह हर दिन खुद को आईना दिखा सके। वह बच्चों को ईमानदारी, दया और इंसानियत का पाठ पढ़ाती, लेकिन हर बार उसे लगता जिसने खुद जिंदगी में प्यार और त्याग की कदर नहीं की, क्या उसे ये सब पढ़ाने का हक है? रात में स्कूल के क्वार्टर में लौटकर वह उसी दिन को कोसती जिस दिन उसने कलेक्टर बनने के बाद अर्जुन के प्यार को ठुकराया था। वह खुद से कहती, मैंने अर्जुन को नहीं छोड़ा था, मैंने अपनी इंसानियत छोड़ी थी। मैंने उस इंसान को शर्म कहा जिसने मुझे मेरे सपनों तक पहुंचाया। उधर अर्जुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने गांवों में सड़कें बनवाई, अस्पताल खुलवाए, स्कूलों के लिए फंड मंजूर करवाए, लेकिन उसका मन किसी काम में पूरी शांति नहीं पाता। हर सफलता के बाद लगता जैसे कोई खालीपन उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, तू अभी पूरा नहीं हुआ। एक दिन अर्जुन अपने क्षेत्र के स्कूलों के विकास की फाइलें देख रहा था। तभी उसके सामने एक सूची आई। दूर जंगल के किनारे स्थित एक प्राथमिक विद्यालय का नाम, जहां हाल ही में नई शिक्षिका नियुक्त हुई थी, आदित्य। उसका हाथ फाइल पर ठिठक गया। वह देर तक उस नाम को देखता रहा। उसके भीतर कुछ कांपा, मगर उसने खुद को संभाल लिया। उसने फाइल बंद की, मगर मन नहीं बंद कर पाया। और फिर वही हुआ जिसने सब बदल दिया। बरसात का मौसम था। पहाड़ी इलाके में बादल नीचे झुके हुए थे। स्कूल का दिन चल रहा था। आदित्य बच्चों को कविता पढ़ा रही थी। सिया पहली बेंच पर बैठी मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। देखते ही देखते स्कूल के चारों तरफ हथियारबंद नक्सलियों ने घेरा डाल दिया। बच्चे चीखने लगे, शिक्षक भागने लगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नक्सलियों ने स्कूल के गेट बंद कर दिए। बच्चों, 2 शिक्षकों और सिया समेत कई मासूमों को बंधक बना लिया गया। इलाके में हड़कंप मच गया। खबर जंगल की आग की तरह फैली। जब यह खबर अर्जुन तक पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले तो उसके सामने एक नेता की जिम्मेदारी थी। अफसर, पुलिस, कमांडो, सबको अलर्ट किया गया। लेकिन अगले ही पल उसके सामने एक और चेहरा उभरा। आदित्य का टूटा हुआ चेहरा। वही चेहरा जो कई रातों से उसके सपनों में आता था। उसने जोर से आंखें बंद की। दिल ने कहा, आज अगर तू सिर्फ नेता बना रहा तो शायद इंसान हमेशा के लिए मर जाएगा। अर्जुन ने इंतजार नहीं किया। पुलिस टीम के पहुंचने से पहले उसने इलाके के पुराने रास्ते याद किए। बचपन में वह इन्हीं जंगलों में लकड़ी काटने और नदी पार करने जाता था। उसने कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लिया, लेकिन स्कूल के पास पहुंचकर सबको पीछे रोक दिया। अगर बच्चों के बीच गोली चली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा, उसने कहा। पीछे की टूटी दीवार, बरसाती नाला और जंगली झाड़ियों के बीच से होकर अर्जुन स्कूल के अंदर पहुंचा। खिड़की की दरार से उसने देखा, बच्चे सिमटे हुए बैठे थे। सिया रो रही थी और आदित्य अपने डर को दबाकर बच्चों को चुप करा रही थी। एक नक्सली ने बंदूक तानकर गर्जा, किसी ने भागने की कोशिश की तो पहले इन बच्चों को उड़ाएंगे। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। उसने सही मौका देखा। बिजली कड़की, तेज आवाज हुई और उसी पल अर्जुन पीछे से अंदर घुसा। पहला आदमी उसके वार से जमीन पर गिरा। दूसरे की बंदूक उसने छीन ली। तीसरा उस पर झपटा, मगर अर्जुन ने उसे कुर्सी से दे मारा। स्कूल के बरामदे में अफरा तफरी मच गई। बच्चे चीख उठे। आदित्य ने सिया को अपनी बाहों में समेट लिया। एक नक्सली ने आदित्य की तरफ बंदूक मोड़ी ही थी कि अर्जुन उसके सामने आ खड़ा हुआ। गोली उसके बाजू को छूती हुई निकल गई, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। उसने उस हमलावर को भी धराशायी कर दिया। बाहर से पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। बच्चे बच गए थे। सिया भागकर अर्जुन से लिपट गई। अंकल, मैडम को बचा लीजिए। अर्जुन की आंखें भर आईं। आदित्य कुछ कदम दूर खड़ी थी। उसके होंठ कांप रहे थे। सामने वही अर्जुन था, अब बड़ा नेता, बड़ा आदमी, लेकिन आज भी वही इंसान जिसने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था। कुछ क्षणों तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। बरसात की बूंदें टूटी खिड़कियों से भीतर आ रही थीं। बाहर पुलिस की आवाजें थीं, मगर उनके बीच जैसे समय थम गया था। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज भारी थी मगर साफ थी। आदित्य, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आदित्य सन्न रह गई। अर्जुन बोला, मैंने तुम्हें कानून की सजा दिलवाई क्योंकि जो तुमने किया वह गलत था, मगर उसके बाद मैंने अपने दिल पर भी पत्थर रख लिया। मैं खुद से कहता रहा कि यही न्याय है, लेकिन सच ये है कि मैं चैन से जी नहीं पाया।
तुम सपनों में आती रही, जहां जाता था तुम्हारा टूटा हुआ चेहरा साथ चलता था। मुझे लगता रहा कि मैंने तुम्हें कलेक्टर तो बनाया, मगर अच्छा इंसान नहीं बना पाया। और फिर मैं खुद भी इंसानियत में हार गया। नेता बनकर भी खुश नहीं हूं आदित्य। आज तुम्हें और इन बच्चों को बचाते हुए पहली बार लगा कि शायद हमारा प्यार कहीं मरा नहीं था, बस राख के नीचे दब गया था। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपती आवाज में बोली, अर्जुन, गलती मेरी थी। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। मैंने तुम्हारे त्याग को बोझ कहा, तुम्हारे पसीने को शर्म कहा और अपने घमंड में सब कुछ खो दिया। मैंने रोज खुद को सजा दी है। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो भी मैं समझूंगी, क्योंकि मैं उसकी हकदार नहीं हूं। अर्जुन ने पहली बार उसके आंसुओं में वह पुरानी आदित्य देखी। वही लड़की जो टूटी साइकिल की चैन के सामने खड़ी थी, वही जो सीलन भरे कमरे में यूपीएससी की किताबें खोलती थी, वही जो कभी उसके हाथ चूमकर बोली थी, तुम मेरी ताकत हो। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा पछतावा सच्चा है तो मैं तुम्हें सजा देकर नहीं, माफ करके जीना चाहता हूं। मैं तुम्हें वापस अपनाता हूं, इंसानियत के नाते नहीं, अपने दिल के नाते। बस इतना सुनना था कि आदित्य टूटकर उसके सीने से लग गई। बरसों का अहंकार, दुख, गुस्सा, पछतावा सब आंसुओं में बह गया। सिया ने मासूमियत से ताली बजाई और आसपास खड़े बच्चों के डरे हुए चेहरों पर पहली बार मुस्कान लौटी। उस दिन नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए। मीडिया ने अर्जुन को हीरो कहा, लेकिन अर्जुन ने कैमरों के सामने सिर्फ इतना कहा, आज जीत मेरी नहीं, इंसानियत की हुई है। उसके बाद अर्जुन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, मैं गांव नहीं छोड़ूंगा, यहीं रहूंगा, यहीं स्कूल बनवाऊंगा, अस्पताल बनवाऊंगा और इस इलाके को ऐसा बनाऊंगा कि किसी बच्चे की किताब पर फिर बंदूक की परछाई ना पड़े। आदित्य ने भी शहर लौटने से इनकार कर दिया। उसने कहा, अब अगर जिंदगी मिली है तो मैं इसे सेवा में लगाऊंगी, पद के लिए नहीं, लोगों के लिए। कुछ महीनों तक दोनों ने बिना किसी शोर शराबे के साथ काम किया। अर्जुन गांव के विकास में लगा रहा, आदित्य बच्चों को पढ़ाती रही। लोग धीरे धीरे समझ गए कि यह रिश्ता अब दिखावे पर नहीं, समझ और तपस्या पर बना है। फिर एक दिन गांव के उसी पुराने मंदिर में, जहां बरसों पहले दोनों ने छुपकर 7 फेरे लिए थे, इस बार पूरे गांव के आशीर्वाद के साथ उन्होंने दोबारा शादी की। ना कोई घमंड था, ना कोई दंभ, ना कोई रुतबा। इस बार आदित्य ने साधारण साड़ी पहनी थी और अर्जुन ने सीधा सफेद कुर्ता। फेरों के समय आदित्य रो पड़ी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इस बार हम सपनों के लिए नहीं, समझ के लिए साथ चल रहे हैं। 1 साल बाद उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। जब अर्जुन ने पहली बार उसे गोद में उठाया, उसकी आंखें भर आईं। आदित्य मुस्कुराई और बोली, देखो अर्जुन, भगवान ने हमें फिर से जीने का मौका दिया है। अर्जुन ने बेटे के माथे को चूमते हुए कहा, हम इसे वही संस्कार देंगे जो हमने दर्द से सीखे हैं। इंसान की कीमत उसके कपड़ों, पद या पैसे से नहीं, उसके दिल से होती है। समय ने आखिर अपना चक्र पूरा किया। जिस मजदूर ने अपना खून जलाकर एक लड़की को कलेक्टर बनाया था, उसी ने एक दिन अपने टूटे हुए प्यार को फिर से इंसानियत और क्षमा की रोशनी में जीवित कर दिया। अर्जुन बड़ा नेता बना, मगर उसकी असली जीत कुर्सी नहीं थी। उसकी असली जीत यह थी कि उसने न्याय और दया के बीच सही रास्ता चुन लिया। और आदित्य ने भी समझ लिया कि दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सी भी उस कंधे से बड़ी नहीं होती जिस पर सिर रखकर मन को सुकून मिल जाए। गांव के स्कूल की नई इमारत के बाहर अब एक बोर्ड लगा था, यह विद्यालय उन लोगों की याद में है जिन्होंने हमें सिखाया, सच्चा प्रेम पद से नहीं, त्याग से पहचाना जाता है। और शाम ढलते ही जब अर्जुन, आदित्य और उनका बेटा गांव की पगडंडी पर साथ चलते, तो लगता जैसे जिंदगी ने आखिरकार दोनों को वहीं लौटा दिया हो जो कभी उनसे छिन गया था, सुकून। आपकी एक कमेंट पूरी मेहनत सफल कर देती है। थैंक्स अ लॉट। जब आप जैसे लोग तारीफ करते हैं तो काम करने का मजा दोगुना हो जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक एहसास होती है,